Hi students, I am Sahil. Welcome to the class of mole concept at IIT मंथन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। हमने इक्विवेलेंट वेट के बारे में डिस्कस किया था, कहाँ पे? नॉर्मेलिटी के केस में। एक बार ब्रीफली इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स, मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन ये एज इट इज चीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसको थोड़ा सा और डिस्कस करना है हमें, ग्राम इक्विवेलेंट्स को। तो बिल्कुल नॉर्मेलिटी जैसा ही है ये, बिल्कुल मोलैरिटी के सिमिलर है ये नॉर्मेलिटी। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मोल्स है ऊपर और यहाँ पे है ग्राम इक्विवेलेंट्स। उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स के जैसे, जैसे मोल्स क्या होता है? मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास की जगह, गिवन मास लिखो इसको, मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास। और ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। देखो इसको अच्छे से लिख के देखो एक बार, थोड़ी देर सोचो कैसे इससे सिमिलर है, कैसे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के सिमिलर है, कैसे मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट के सिमिलर है, और कैसे इक्विवेलेंट मास मोलर मास के सिमिलर है। इसको आराम से बैठ के पॉज कर लो, दिमाग में थोड़ी सी ग्राफिंग हो। नॉर्मेलिटी क्या चीज है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है, मतलब मोल्स के जैसा ही है। मोल्स में नीचे मोलर मास होता है, इसके नीचे इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास के जैसा ही होता है, बस मोलर मास अपॉन एन फैक्टर हो जाता है। ये अच्छे से क्लियर हो तभी फिर मूव फॉरवर्ड करना। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर इसमें अभी भी डाउट है तो फिर चैप्टर देखो एसिड बेस रिएक्शंस का, उससे नॉर्मेलिटी थोड़ा और क्लियर होगा, एन फैक्टर थोड़ा और क्लियर होगा। क्योंकि इस चैप्टर में हम एन फैक्टर पे थोड़ी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एन फैक्टर के ऊपर और इक्विवेलेंट मास के ऊपर, या इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स पे भी बात करेंगे। इन तीनों चीजों में बात करेंगे, नॉर्मेलिटी पे इतनी बात नहीं करेंगे। तो अगर इसमें डाउट है अभी तो एसिड बेस रिएक्शन का जो लेक्चर है वो फिर से देखो और फिर इस पे आना। हम किस किस की बात करेंगे इसमें? एन फैक्टर की बात करेंगे। एन फैक्टर क्यों चाहिए हमें? इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। एक बार इक्विवेलेंट मास आ गया तो फिर मोलर मास जैसा इक्विवेलेंट मास, तो जैसे मोल्स आता है मोलर मास से, वैसे ही इक्विवेलेंट मास से क्या आएगा हमारे पास? ग्राम इक्विवेलेंट्स। जैसे मोल्स आए थे मोलर मास से, वैसे इक्विवेलेंट मास से ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे। फिर ग्राम इक्विवेलेंट आ गए तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक वैसे जैसे मोलैरिटी आती थी मोल्स की हेल्प से, वैसे नॉर्मेलिटी आ जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट्स की हेल्प से। नाउ हमने जो बात की थी एसिड बेस रिएक्शंस में, उसमें नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट था और ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने बात की थी क्यों यूजफुल है। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, या फिर एक पर्टिकुलर रिएक्शन लो, Na2CO3 प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस CO2 प्लस H2O। सपोज कोई भी ऐसा रिएक्शन है, तो इसमें इसके कितने मोल इसके एक मोल से कंबाइन कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन हो कि भाई इसके कितने मोल्स इसके एक मोल से कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। सपोज ये बैलेंस होके ये है रिएक्शन, सपोज ये बैलेंस होके ऐसा कुछ आए, ऑक्सीजन 3 सोडियम 2 क्लोरीन 2। हाँ, अब ये बैलेंस है। अब बैलेंस होने के बाद तो हम बता सकते हैं कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करते हैं, मतलब 1:2 की रेशियो है। तो अगर इसका हो जाए, ये इसके आधे हैं, इसके मोल्स
HCl के मोल से हाफ है, तो अगर इसका 1 मोल लें तो इसका आधा हो जाएगा, इसके दुगने करें तो ये भी दुगना हुआ 1 हो गया। तो मोल्स के लिए इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि मोल्स में क्या रेशियो है, तो हमें क्या चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए। यानी मोल्स अगर हमें रेशियो चाहिए या कितने मोल कितने से कंबाइन कर रहे हैं, तो फिर हमें बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए। उसके बिना नहीं बता सकते कि कितने कितने मोल लेंगे, क्या रेशियो है, कैसे कंबाइन कर रहे हैं, हम नहीं बता सकते। बट इसी का जो भाई है इस जैसा ही है, ग्राम इक्विवेलेंट। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी रिएक्शन हो, सपोज ये रिएक्शन है, हमें बैलेंस भी नहीं पता, तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O। यानी इसका फायदा क्या है, मगर इसमें एन फैक्टर पता होना चाहिए। देखो मोल्स की कहानी कब काम आती है, जब बैलेंस्ड इक्वेशन पता है, एन फैक्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट तब काम आएगा जब हमें बैलेंस्ड इक्वेशन तो नहीं है हमारे पास, मगर एन फैक्टर है। एन फैक्टर क्यों चाहिए, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। तो हमने एन फैक्टर किसके लिए लिया था, लास्ट लेक्चर्स में एसिड बेस में एन फैक्टर हमने लिया था एसिड के लिए, बेस के लिए। वो हमारे दिमाग में है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एसिड जितने H+ रिलीज कर पाए, बेस जितने OH- रिलीज कर पाए, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। मगर फॉर अदर रिएक्शंस, जैसे इसमें, इस रिएक्शन में कैसे पता लगाएंगे कि एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर का पता हो तब तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालें। तो इसमें हम अब मूव अहेड करते हैं और एसिड बेस को छोड़ के नॉर्मल जो रिएक्शंस हो रहे हैं, हमने एसिड बेस का देखा था, थोड़ा बहुत सॉल्ट का देखा था। सॉल्ट क्या होता है, जब मेटल नॉन मेटल कंबाइन करते हैं, है ना। इसमें जब कोई नॉर्मल रिएक्शन हो रहे हैं, सपोज जैसे अभी Na2CO3 का था वो, अब जैसे कोई ये रिएक्शन है, इसमें हमें एन फैक्टर निकालना हो हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का, या फिर इसमें छोड़ो बैलेंस नहीं करेंगे, इन दोनों में बिना बैलेंस किए हमें एन फैक्टर निकालना है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। तो वो हम क्वेश्चंस आज करेंगे। सबसे पहले एन फैक्टर ऑफ एटम्स निकालना होगा। एन फैक्टर ऑफ एटम्स, ये पहले करेंगे एन फैक्टर ऑफ एटम्स, या फिर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम्स। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, याद करो, इक्विवेलेंट टू मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास तो हमें हर कंपाउंड का पता ही होता है, पीरियोडिक टेबल देखना है बस, और एटम्स का मास ऐड करना है। मोलर मास तो हमें पता ही है। तो अगर एन फैक्टर पता लग जाए तो ये पता लग जाएगा, या फिर ये पता लग जाए तो ये पता लग जाएगा। तो अब हम तरकीब देख रहे हैं कैसे एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट का पता लगाना है फॉर एटम्स, सिंगल एटम्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एटम्स के लिए। तो कमिंग टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम्स, इसके लिए हमें क्या याद रखना है अभी, तो इक्विवेलेंट मास of a substance is defined as the amount which combines with 1 mole of hydrogen atom or displaces 1 mole of hydrogen। ध्यान दो एक बार,
ये क्या कह रहा है, किसी एटम का इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना हो तो हम रिएक्शन करवाएंगे उसका हाइड्रोजन से, और जितना कि वो 1 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है उतना उसका वेट होगा। एग्जांपल्स करते हैं कुछ, ये दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। इक्विवेलेंट मास किसी भी एटम का, सब्सटेंस दिया है, किसी भी, अभी एटम्स पढ़ रहे हैं अभी, किसी भी एटम का उतना है जितना 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है। ओके, लेट्स टेक द केस ऑफ ऑक्सीजन। ये बनाता है वाटर। नाउ प्रोडक्ट क्या है, H2O। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 मोल। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना दोनों तरफ एटम होने चाहिए। अभी हम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास किसका निकाल रहे हैं, एटम्स का, और किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जो एटम है वो लेना है एक तरफ जिसका इक्विवेलेंट मास हम निकाल रहे हैं, और हाइड्रोजन एटम लेना है एक तरफ। इसमें 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का 1 मोल है, ठीक है। हमें देखना है 1 मोल के साथ हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि हाइड्रोजन का 1 मोल हो तो हमारे एलिमेंट का x ग्राम्स हो, ये x उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। इसको आधा करें अगर 1 मोल, ये भी आधा हो गया, ½ मोल। लेकिन हमें इक्विवेलेंट वेट ग्राम्स में आएगा, जैसे मोलर मास ग्राम्स में होता है ऐसे इक्विवेलेंट मास भी ग्राम्स में आएगा। तो ½ मोल ऑक्सीजन का मोलर मास 16, 8 ग्राम्स। तो 1 मोल हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम्स ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है एटम्स के, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स के साथ, एटम्स की बात चली थी, हाइड्रोजन एटम्स के 2 मोल थे, मॉलिक्यूल से मत आना, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स इसमें 2 थे तो 2 ले लिए, 2 मोल के साथ 1 मोल, इसका ½ मोल। अब ये आ गई चीज, ये चाहिए हमें, 1 मोल के साथ इसका ½ मोल, और 1 मोल के साथ, फिर मोल को ग्राम्स में कर दिया क्योंकि अल्टीमेटली इक्विवेलेंट में वेट या इक्विवेलेंट मास आएगा तो ग्राम्स में ही है ना, मोलर मास ग्राम्स में आता है तो इक्विवेलेंट मास भी ग्राम्स में आएगा। तो 1 मोल कितने के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन का 8 ग्राम्स। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8। क्या, ऑक्सीजन एटम। क्या हम n फैक्टर बता सकते हैं ऑक्सीजन का, n फैक्टर बता सकते हैं ऑक्सीजन का। मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का, 16, इक्विवेलेंट वेट कितना आया है 8, तो n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑक्सीजन का n फैक्टर इज 2। ये हमें याद रखना है, ऑक्सीजन का n फैक्टर इज 2, या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 8। ये भी काम का है। हाइड्रोजन का तो हमने शुरुआत में मान के लिए चले, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है 8। नाउ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हो तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये रिएक्शन तो पता होना चाहिए। जैसे हमें ऑक्सीजन के केस में क्या पता था, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स वाटर, ऐसे ही नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। ये रिएक्शन भी पता होना चाहिए, तभी प्रोसीड करेंगे। ये सारे रिएक्शंस आएंगे आगे। अभी के लिए हमारा मेन फोकस तो क्या है, इक्विवेलेंट वेट समझ रहे हैं हम, n फैक्टर समझ रहे हैं। अगर ये ना भी पता हो तो चलेगा, अब पता लग गया। लेकिन मेन फोकस हमारा क्या है, इक्विवेलेंट वेट पे और n फैक्टर पे। रिएक्शंस बेशक ना पता हो। सेम हमने वाटर के केस में लगाया था, याद करो। जब ऑक्सीजन का निकालना था तो हमने प्रोडक्ट के लिया था वाटर। अब हमें नाइट्रोजन का निकालना है
इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल रहे हैं हम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो ठीक है, एक तरफ लिखो हाइड्रोजन एटम, एक तरफ लिखो नाइट्रोजन। इस पे आ जाओ, जो प्रोडक्ट है उस पे आ जाओ। उसमें हम वाटर पे आए थे, इसमें हम अमोनिया पे आ गए। इसके कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के? 3 एटम्स के 3, इसका है 1 मोल। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसके 1 मोल से कितना ये कंबाइन कर रहा है। तो 1/3 इसको करो, 1 मोल हो गया। 1/3 इसको करो, 1/3 मोल। लेकिन ये ग्राम्स में चाहिए हमें। इक्वेशन तो आ गई है। डेफिनेशन क्या थी? इक्विवेलेंट वेट वो होता है एलिमेंट का जितने ग्राम्स वो 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करे। ये मोल्स में इसको ग्राम्स में कर दो। मोलर मास क्या होता है नाइट्रोजन का? 14। तो इतने मोल्स में कितने? 1 मोल हो तो मतलब नाइट्रोजन का मोलर मास इज 14 ग्राम। मतलब अगर 1 मोल हाइड्रोजन हो तो 14 ग्राम, यहां 1/3 मोल है तो 14/3 ग्राम्स। अब बताओ जरा एन फैक्टर कितना है नाइट्रोजन का? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये आया है 14/3, मोलर मास होता है इसका 14, तो एन फैक्टर कितना आ गया नाइट्रोजन का? 3। ये भी लिख लेते हैं, ये देख लो एक बार, समझ लो अच्छे। जैसा ऑक्सीजन का था बिल्कुल सेम है नाइट्रोजन का। वो अगर बिल्कुल अच्छे से समझ आया तो ये भी आ जाएगा। एक बार दोबारा पढ़ो, नहीं आया तो, और वो नहीं आया तो उस पर दोबारा जाके देखो, तभी ये आएगा। दोनों रिलेटेड हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम और एलिमेंट्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। क्या था हमारा मेथड? जितने ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां 3 मोल थे, इसलिए इसका 1 था, 1/3 किया इसको भी 1/3 किया, और फिर ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। ये भी याद रखो नाइट्रोजन का 14/3। ऑक्सीजन का भी याद रखना है। नहीं याद रहे तो फिर ऐसे ही सोचना जैसे हमने अभी ड्राइव किया। ऑक्सीजन का याद रखो, हाइड्रोजन का याद रखो। हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन एटम इज 14/3। चलो और देखते हैं फिर ब्रोमीन का देखते हैं। H2 + Br2। हम एन फैक्टर को और इक्विवेलेंट वेट को थोड़ा आगे एप्लीकेशन उसकी देख रहे हैं। एसिड बेस रिएक्शन में भी नॉर्मेलिटी का यूज था, ग्राम इक्विवेलेंस का भी यूज था। गिव्स 2HBr। बैलेंस ना करो, आई एम सॉरी, बैलेंस कर दिया। फिर इसके सही एडवांटेज नहीं दिखेंगे। प्रोडक्ट पता होना चाहिए, मिलके क्या बन रहे हैं पता होना चाहिए। तो इसमें अगेन 1 हाइड्रोजन एक तरफ, और जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है वो एक तरफ। यहां पे 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो कुछ डिवाइड तो नहीं करना इसको। जैसे नाइट्रोजन के केस में NH3 था तो ये 3 था, यहाँ पे उसको 1 करने की वजह से 1/3 किया। यहाँ पे अपने आप 1 है पहले ही, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 1 मोल ऑफ ब्रोमीन। बस इसको ग्राम्स में कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद, मोलर मास ब्रोमीन का 80 होता है, तो ये आ गया 80 ग्राम्स। ब्रोमीन एटम का इक्विवेलेंट मास 80 है, और एन फैक्टर इसका 1 है। कैसे? ब्रोमीन का मोलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, तो एन फैक्टर 1 ही होगा। एक बार देखो, ब्रोमीन के केस में इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये दोनों बराबर हैं ब्रोमीन के लिए, तो एन फैक्टर क्या होगा इसका? 1 होगा। ऐसे ही हमने इन 3 एलिमेंट्स का निकाल लिया। बिल्कुल सेम तरीके से हम क्लोरीन का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उससे HCl बनेगा। फ्लोरीन का भी निकाल सकते हैं, उससे HF बनेगा। इन सबके एन फैक्टर 1 होते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन का एन फैक्टर 1 है, और इनका भी मोलर मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। फिलहाल के लिए 3 याद रखें।
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट या एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर 1 आया, इसका 3 था, इसका 2 है। चलो एन फैक्टर भी याद रखो, एन फैक्टर 2 कॉलम बना लेते हैं। इसको इक्विवेलेंट वेट बनाओ, इसको एन फैक्टर बनाओ, एन फैक्टर 2, 3, 1। इसका फायदा क्या है, देखो एक और फायदा क्या है ऑक्सीजन को याद रखने से, कि हमने क्या पढ़ा था, किसी भी रिएक्शन में C+D इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स तो बराबर होंगे, जैसे मोल्स में तो हमें बैलेंस चाहिए, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट को हम इक्विवेलेंट्स लिखें, ग्राम इक्विवेलेंट को हम इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट्स। तो आगे से हम यही बोलेंगे, इसको ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट्स बोलेंगे, है एक ही चीज, बोलने का तरीका अलग है। तो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है ऐसे, तो हम ये इतना बोल सकते हैं कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ ए कंबाइंस विद, मोल्स का नहीं पता, इक्विवेलेंट्स का जरूर बोल सकते हैं, कंबाइंस विद 1 equivalent of B combine to give 1 equivalent of C and 1 equivalent of D। हमने क्या देखा था कि ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, जितने इसके उतने इसके उतने इसके उतने इसके। तो उसको अगर सपोज 10 है, इसके 10 इज इक्वल टू कंबाइंस विद इसके 10 टू गिव इसके C के 10 एंड D के 10, तो 1 भी तो बोल सकते हैं ना, है ना, डिवाइड कर दो 10 से सबको, तो हम बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस, एक ग्राम एक इक्विवेलेंट इसका कंबाइंस विद एक इक्विवेलेंट ऑफ बी टू गिव 1 इक्विवेलेंट ऑफ सी एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ डी, ये बोल सकते हैं हम। अब सपोज करो ये रिएक्शन दिया हुआ है हमें, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3, ये गिवन है रिएक्शन। अब इसमें से पूछ रहा है हमें, बताओ एल्यूमिनियम एटम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना है, 8। तो मतलब जो कि जिसे हाइड्रोजन के केस में लिखी थी हमने डेफिनेशन, ऑक्सीजन के केस में भी सेम लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट weight of any element is equal to amount of substance which combines with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान से देखो, जैसे हाइड्रोजन के केस में किया था हमने, वैसे ही ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, 8। तो जितना मास होगा ऑक्सीजन एलिमेंट का, जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करे, वो ही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। इस रिएक्शन में देख लो, आओ जैसे हाइड्रोजन के केस में देखा था वैसे ही कर रहे हैं हम। वहां हाइड्रोजन था, यहां ऑक्सीजन है, इसके 3 मोल, एल्यूमिनियम के 2 मोल। 3 मोल में कितने ग्राम होते हैं ऑक्सीजन के, 16 इंटू 3 48 ग्राम गिव्स 2 मोल। डेफिनेशन क्या है भाई, 8 ग्राम चाहिए हमें, तो 1/6 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको 8 बनाने के लिए। 8 6 48, तो 8 से डिवाइड कर दो इसको, इसको भी कर रहे हो तो इसको भी करना पड़ेगा। ये आ गया
6 से डिवाइड कर दो, सॉरी, ये अब बन गया 8 ग्राम और ये बन गया 1/3 मोल। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम, तो ये कितना आ गया, 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 27 ग्राम एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 27, और अगर इसका एन फैक्टर निकालना हो तो मोलर मास, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास हमने अभी निकाला है 27, मोलर मास है इसका 27, तो 1/3 मोल का मास कितना हो जाएगा, 9 ग्राम्स है। इसका मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 ग्राम गिवन है, तो 1/3 करेंगे तो कितना होगा, 9 ग्राम्स। तो 9 आया है अपॉन एन फैक्टर इक्वल टू 3। यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन है हमारे पास, दो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों डेफिनेशंस तो याद होनी चाहिए कि जितना सब्सटेंस 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है वही उसका इक्विवेलेंट वेट है। अब एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन गिवन रिएक्शन आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स Fe2O3। और एक और चीज तो हमेशा दी होगी, मोलर मास आयरन का है 56। इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, एल्यूमिनियम का मास निकाला था, इक्विवेलेंट मास निकाला था एल्यूमिनियम का। कैसे कि कितना एल्यूमिनियम 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। तो वही चीज आयरन के साथ भी कर सकते हैं हम। आयरन ऑक्सीजन डेफिनेशन क्या है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए हमें। यहां पे 3 मोल कंबाइन कर रहे हैं 2 मोल के साथ। इसको ग्राम में कर दो, इसको भी ग्राम में कर दो। 48 ग्राम कंबाइन कर रहा है 56 इंटू 2 ग्राम्स के साथ। मोल से हमने वेट में कन्वर्ट कर दिया। 1 मोल होता तो 56 ग्राम, यहां 2 मोल थे तो दोगुने हो गए। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो इसको भी डिवाइड करो 6 से, ये आ गया 8 ग्राम और ये आ गया 56/3 ग्राम। तो आयरन का भी लिख सकते हैं, ये याद नहीं करने, ऑक्सीजन का याद रखना है, हाइड्रोजन का याद रखना है। हाइड्रोजन का 1 आयरन का नहीं, आयरन का चेंज भी हो जाता है। इन एलिमेंट्स का चेंज नहीं होता। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका इक्विवेलेंट मास रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सपोज आयरन का नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि वो चेंज हो जाता है, आयरन का, इनका फिक्स रहता है। अब एक बार देखते हैं मैग्नीशियम का, देखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसको दूसरा क्वेश्चन बना लो, आयरन की जगह मैग्नीशियम ले लो। मोलर मास मैग्नीशियम का होता है 24। बिल्कुल सेम वही टिक लगानी है। ऑक्सीजन यहां पे लिखा हमने, मैग्नीशियम यहां पे, ऑक्सीजन का 1 मोल था, मैग्नीशियम का 1 मोल। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, 16 ग्राम, मैग्नीशियम 24 ग्राम। हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा 8 ग्राम्स, इसको भी हाफ से 12 ग्राम्स। इक्विवेलेंट मास आ गया मैग्नीशियम का। क्या डेफिनेशन थी, जितने ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमने मोल को ग्राम में किया, फिर हमें देखना क्या था कि 8 ग्राम से कितना कर रहा है। वो कितना आया है, 12 ग्राम आया है। तो हम यहां पे मैग्नीशियम लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का
तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है 12 ग्राम। इसका एन फैक्टर कितना आएगा, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में रेशियो क्या है, ये दुगना है उससे, तो एन फैक्टर भी 2 हो गया। डाउट लग रहा है तो फॉर्मूले से कर लो, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास तो दिया ही होगा, इक्विवेलेंट मास हमने अभी भी निकाला डेफिनेशन के साथ चलते हुए, तो एन फैक्टर 2 आ गया। नहीं तो रेशियो देख ला करो, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में रेशियो देख ला करो, कितना आ गया इसका 2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट निकालना है इसमें। फिर अगेन ऑक्सीजन लिख लो एक तरफ, और हमारा जो एलिमेंट लिख लो जिसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। रेशियो क्या बता रहा है, ये 32 ग्राम है और ये 12 ग्राम एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है। हमें क्या चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना एलिमेंट कंबाइन करता है ना। तो फिर इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 लाने के लिए 4 से डिवाइड करेगा, डिवाइड बाय 4 क्या हो गया, ये 8 4 32 और ये 3 ग्राम हो गया। अब सही से आ रहा है। डेफिनेशन क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम एलिमेंट कंबाइन करता है, कितने करता है 3 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इज 3 grams। एक तरफ ऑक्सीजन रखो, एक तरफ रखो मेटल। मेटल का इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें, ठीक है। तो फिर इसमें क्या दिया होगा, 2 मोल्स ऑफ O2, ग्राम्स कितने हुए। अब इसका मोलर मास तो है 32, 32 दूनी 64, क्योंकि यहां पे क्या लेते हैं, एटम, है ना। कितना ऑक्सीजन का कितना मास हो गया, एटम, एटम ही देखने इसमें, मॉलिक्यूल नहीं देखने इसमें। कितने ग्राम्स हो गए, 32 दूनी 64, 64 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद मेटल कितने हो गया, 200 ग्राम। हमें क्या चाहिए, 8 ग्राम। तो इसको 8 बनाने के लिए डिवाइड बाय 8, क्योंकि 8 8 जा 64, ये 8 रह गया, और 200 बाय 8 कितना हुआ, 25 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज 25 ग्राम। तो आंसर क्या है इसका, 25 ग्राम्स। $200 ग्राम of an element combines with 224 gram or 224 liters of O2 at STP. Find equivalent mass of element. अब मोल या ग्राम ना देके उसने लीटर में दे दिया, तो फिर बात तो वही है। अगर एनटीपी एसटीपी और इसकी बात हो रही है तो फिर हमें क्या याद रखना है, 1 मोल कोई गैस हो तो 24.4 लीटर है। अब इस केस में इसने दे दिया 2200, इस केस में इसने इससे 10 गुना दिया हुआ है, यानी जितनी 1 मोल कोई भी गैस
ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम उससे 10 गुना है, तो मोल्स भी 10 गुना हो गए। मगर ये गैस की बात होती है ना, इतने लीटर तो गैस होती है, तो कितना मास आ गया ग्राम्स में देखना अभी हम इसको, क्योंकि डेफिनेशन तो यही है, ग्राम से कितने ग्राम कर रहा है। तो ग्राम्स में लाओ मोल्स को, कितना होता है O2 का 32, ये कितना हो गया 320 ग्राम। 320 ग्राम ऑक्सीजन का आ गया। फिर वही चीज जो यहां पे थी, ऑक्सीजन और एलिमेंट कितना है 320, कितने से कंबाइन कर रही है 200 ग्राम। हमारा पर्पस क्या था, ग्राम्स में लाना ऑक्सीजन को, ताकि फिर वो डेफिनेशन एज इट इज चल पाए। अब इसको 8 बनाना है तो किससे डिवाइड करें, 6 से करेंगे तो नहीं, 4 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, 40 से डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइड बाय, ये ऐसे ना कर पा रहे हो डिवाइड तो कोई बात नहीं, ऐसे कर दो इसको, 8 ये ग्राम्स लिखो, ग्राम्स यहां पे x लिखो। जितने भी क्वेश्चन किए हैं ऐसे नहीं समझ आ रहा हो कि सीधा 8 कैसे बनाए उसका, तो कोई बात नहीं, यहां 8 लिखो, x लिखो, वही रेशियो ले लो, 320/8 इज इक्वल टू 200/x। तो ये क्या हो गया 320/8 इज इक्वल टू 200/x, x इज इक्वल टू 200 इंटू 8/320, 8 4 जा 5 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास कितना है इस केस में 5 ग्राम्स।